नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अगर आप सरकार से सवाल करना चाहते हैं, आलोचना करना चाहते हैं, तो पहले एक काम कीजिए। आयकर विभाग और प्रत्यर्पण निदेशालय, जिसे ईडी कहते हैं, उनके अधिकारियों से पूछ लीजिए कि कितना तक लिखें तो छापा पड़ेगा, कितना तक ना लिखें तो छापा नहीं पड़ेगा। अभी तक चुनाव आते ही विपक्षी दलों के नेताओं और उनसे जुड़े लोगों के यहां छापेमारी होने लग जाती थी, लेकिन क्या अब खबर छापने और दिखाने के बाद या उसके कारण छापेमारी होने लगी है? आपातकाल शब्द इतना घिस चुका है कि आप इसके इस्तेमाल से कुछ भी नहीं कह पाते हैं। काल के नए नए रूप आ गए हैं। दूसरी लहर के दौरान हिंदी ही नहीं, अंग्रेजी अखबारों में भास्कर अकेला ऐसा अखबार है जिसने नरसंहार को लेकर सरकार से असहज सवाल पूछे, उन बातों से पर्दा हटा दिया जिन्हें ढकने की कोशिश हो रही थी। इस दौरान भास्कर के पत्रकारों ने न केवल अच्छी रिपोर्टिंग की, बल्कि महामारी की रिपोर्टिंग में नए नए पहलू भी जोड़ दिए। भास्कर समूह के गुजराती अखबार दिव्य भास्कर ने जब कोरोना की दूसरी लहर में मरने वालों की सरकारी संख्या के सामने नए नए दस्तावेज पेश किए, तो न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों ने भास्कर की तरफ देखा। रिसर्चरों ने भास्कर के इस्तेमाल किए गए डेटा के आधार पर भारत में मरने वालों की संख्या का आकलन किया। बताया कि जो संख्या बताई जा रही है सरकार की तरफ से, उससे कई गुना ज्यादा लोगों की मौत हुई है। क्या ऐसा करने की कीमत यह हो सकती है कि आयकर का छापा पड़ेगा? गोदी मीडिया के दौर में पाठक और पत्रकारिता पर नजर रखने वाले भी हैरान थे कि दूसरी लहर के समय भास्कर को क्या हुआ है, इतना कैसे लिख रहा है। यहां जिक्र करना जरूरी होगा कि भास्कर के साथ गुजरात के अखबार गुजरात समाचार, संदेश, सौराष्ट्र समाचार, कच्छ समाचार जैसे अखबार भी खुलकर रिपोर्टिंग कर रहे थे। पेगासस जासूसी कांड की खबर पहले दिन कई हिंदी अखबारों से नदारद थी, लेकिन भास्कर के पहले पन्ने पर पूरे विस्तार से मौजूद थी। उसके बाद भी भास्कर ने इस खबर को पहले पन्ने से नहीं हटाया। दूसरी लहर में आप भास्कर की आक्रामक हेडलाइन को अनदेखा नहीं कर सकते। सूरत के सांसद CR पाटिल ने कहा कि उनके पास रेमडेसिविर है और गुजरात की जनता इस दवा के लिए त्राही त्राही कर रही थी। तब भास्कर ने सांसद का नंबर ही प्रकाशित कर दिया हेडलाइन में कि जाइए उन्हीं से ले लीजिए। इस तरह के साहसिक प्रयोग भास्कर ने खूब किए, जो कि उस दौरान या कभी भी किसी मीडिया संस्थान को करना ही चाहिए। भास्कर का गुजराती संस्करण दिव्य भास्कर का पहला पन्ना गैर गुजराती पाठकों के बीच भी साझा होने लगा, लेकिन भास्कर की रिपोर्टिंग किसी एक सरकार तक सीमित नहीं रही। सूरत से लेकर जयपुर, भोपाल से लेकर प्रयागराज और लखनऊ से लेकर पटना तक में फैले उसके संवाददाताओं ने शमशान, मुर्दाघरों और मृत्यु पंजीकरण दफ्तरों की व्यवस्था को खंगाल दिया। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन वहां भी भास्कर ने सरकार के खिलाफ लिखना नहीं छोड़ा। पटना में भास्कर के संवाददाताओं ने कई शमशान घाटों और गांवों का दौरा कर बताया कि मरने वालों की संख्या सरकारी आंकड़ों से कई गुना ज्यादा है। माना जा सकता है कि इस रिपोर्टिंग का भी दबाव रहा होगा कि राज्य सरकार को मरने वालों की संख्या में बड़ा बदलाव करना पड़ा। उस दौर में नए नए तथ्यों को सामने लाना किसी की भी जिम्मेदारी थी, ताकि लोग देख सकें कि उनके जीवन के साथ किस तरह का खिलवाड़ हुआ है। भास्कर की इस साहसिक रिपोर्टिंग के सामने हिंदी के कई अखबार पिछड़ने लगे। पाठकों के संसार में एक अंतर प्रमुखता से दिखाई देने लगा कि कोरोना को लेकर जमीन पर क्या हुआ है। कुछ और हिंदी अखबारों ने भी रिपोर्टिंग की, लेकिन डरकर और बच बचाकर। शायद इसी वजह से भास्कर के संस्थानों पर छापे पड़े हों। सरकार बेशक छापों को सही ठहराने के लिए 100 तर्क बता देगी, लेकिन यह केवल संयोग नहीं है। आज भी भोपाल भास्कर की यह खबर देख सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि सरकार कहती है ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा, लेकिन मध्य प्रदेश में ही 15 हादसों में 60 लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई है। इस तरह की रिपोर्टिंग से लोग यह भी चर्चा कर रहे थे उस दौरान भी कि जल्दी ही भास्कर के संस्थानों पर छापे पड़ेंगे, और छापे पड़ भी गए। एक दलील दी जाती है कि काले कारनामे होंगे तो छापे पड़ेंगे। तो ये छापे तभी क्यों पड़ते हैं जब कोई मीडिया हाउस सवाल करने लगता है, सरकार के झूठ को चुनौती देने लगता है। क्या इसी तर्क से यह भी माना जाए कि गोदी मीडिया इसलिए बना है क्योंकि उसके अपने काले कारनामे हैं और छापे पड़ सकते हैं? जब रफाल विमान सौदे में भ्रष्टाचार की खबर छपती है, तब तो सरकार जांच नहीं करती है। जब पीएम केयर्स के वेंटिलेटर के खराब होने को लेकर डॉक्टर लिखकर सवाल करते हैं, कोर्ट में फटकार पड़ती है, तब तो सरकार जांच नहीं करती है, ना कोई उसकी एजेंसी अपना काम करती है। जब पत्रकारों की जासूसी होती है,
तब तो सरकार जांच नहीं करती। जब सरकार खुद भ्रष्टाचार के मामलों का अपना राजनीतिक इस्तेमाल करती है तब तो जांच एजेंसियां अपना काम नहीं करती हैं। ये जांच एजेंसियां तभी क्यों काम करती हैं जब कोई अखबार या चैनल थोड़ा सा काम करने लगता है। एजेंसीज अपना काम करती हैं, उस पर हमारा कोई दखलंदाजी नहीं होती। और दूसरा मैं इतना ही कहना चाहता हूं, पूरी जानकारी जरूर लेनी चाहिए। कई बार जानकारी के अभाव में भी बहुत सारे विषय ऐसे आते हैं जो सच्चाई या सत्य से परे होते हैं। 21 जुलाई को न्यूज लॉन्ड्री वेबसाइट पर आयुष तिवारी और बसंत कुमार की एक रिपोर्ट छपी है। यह रिपोर्ट एक आरटीआई के आधार पर है जो डीडी न्यूज के पत्रकार उमा शंकर दुबे ने लगाई थी। न्यूज लॉन्ड्री की इस रिपोर्ट में लिखा है कि यूपी सरकार ने अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के बीच न्यूज चैनलों को 160 करोड़ से अधिक का विज्ञापन दिया है। इस सूची में वही चैनल है जिनके बारे में कहा जाता है कि सरकार से सवाल नहीं करते हैं। अगर सरकार पत्रकारिता का समर्थन कर रही होती तो उसे भी विज्ञापन देती जो उससे सवाल करते हैं। साफ है, सरकार की प्राथमिकता पत्रकारिता को प्रोत्साहित करने की नहीं बल्कि विज्ञापन के डंडे से चुप कराने की है। क्या यह सही नहीं है कि विपक्ष के विधायकों को तोड़ने के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल हुआ है? मुकुल राय का उदाहरण सबसे बड़ा है। पहले उन पर घोटाले का आरोप लगा, फिर बीजेपी में लाकर उपाध्यक्ष बना दिया गया। इसलिए कारनामों को पकड़ने की यह डिजाइन कारनामों से ज्यादा आवाज दबाने की लगती है। जिस समय सरकार पत्रकारों और विपक्षी नेताओं के फोन की जासूसी के आरोप से घिरी हो, उसी समय ये छापे बता रहे हैं कि वह इस दिशा में कितना आगे निकल चुकी है। भारत समाचार के संपादक और संस्थापक ब्रजेश मिश्र, इस चैनल के स्टेट प्रमुख वीरेंद्र सिंह के घर और दफ्तर पर भी छापे पड़े हैं। भारत समाचार पर भी लगातार उन सवालों को लेकर कवरेज हुआ है जिनमें यूपी सरकार से सीधे सवाल किए गए हैं। इस चैनल के संपादक अपने ट्विटर हैंडल पर लगातार यूपी के मुख्यमंत्री की आलोचना करते रहे हैं। यही नहीं, जब छापे पड़ रहे थे तब भी भारत समाचार फ्लैश कर अपने दर्शकों को बता रहा था कि संपादक ब्रजेश मिश्र और वीरेंद्र सिंह के घर पर छापे पड़ रहे हैं, और चैनल दावा करता रहा कि वह इन छापों से डरने वाला नहीं है। इस चैनल पर पड़े छापों को यूपी चुनाव से भी जोड़ा जा रहा है ताकि बाकी चैनलों की तरह यह भी सरकार की आलोचना छोड़ दे। छापों और मुकदमों से किसी को भी अपराधी साबित कर देना मुश्किल काम नहीं है। जब इस देश में किसी डॉक्टर पर अवैध रूप से एनएसए लग सकता है, लगा है, कोर्ट ने कहा है। मणिपुर के एक्टिविस्ट एरेड्रो ने इतना लिख दिया फेसबुक पर कि कोरोना का इलाज गौमूत्र नहीं है, तो उन्हें एनएसए लगाकर 2 महीने जेल में बंद किया गया। तो इस देश में कुछ भी हो सकता है। सरकार हर छापे को सही ठहरा सकती है। पत्रकारों के फोन की जासूसी हो रही है, फिर सरकार की कोई एजेंसी अपना काम क्यों नहीं कर रही है? ना सरकार जांच कर रही है। बुधवार को एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने एक बयान जारी कर पत्रकारों की जासूसी की निंदा की है और कहा है कि एडिटर्स गिल्ड इस बात से हैरान है कि कथित रूप से सरकारी एजेंसियां पत्रकारों पर इस तरह से निगरानी रख रही हैं। सामाजिक कार्यकर्ता, बिजनेसमैन और राजनेताओं के फोन पर भी नजर रखी जा रही है। चूंकि पेगासस सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी एनएसओ दावा करती है कि केवल सरकार को ही वो अपना सॉफ्टवेयर बेचती है। इससे और भी संदेह होता है कि भारत सरकार अपने नागरिकों की जासूसी में शामिल हो सकती है। यह पूरी तरह से अभिव्यक्ति की आजादी और प्रेस की आजादी पर प्रहार है। जासूसी से यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि पत्रकारिता और राजनीतिक असहमति को आतंक समझा जाएगा। अब से एक अखबार के साथ केवल एक पत्रकार खत्म नहीं होता है, एक पत्रकार के साथ एक अखबार खत्म नहीं होता है। एक अखबार और एक पत्रकार के साथ लाखों की संख्या में पाठक खत्म हो जाते हैं, दर्शक भी खत्म हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले एनआरआई अंकिलों को याद दिलाइए 21 अक्टूबर 2019 का दिन, जब वहां का प्रेस एक छापे के खिलाफ एकजुट हो गया। इसे देखने के बाद शुक्रवार की सुबह के हिंदी अखबारों को देखिएगा। मुमकिन है कई अखबार छापों के समर्थन में संपादकीय लिख रहे होंगे या फिर चुप हो गए होंगे। 21 अक्टूबर 2019 की सुबह ऑस्ट्रेलिया के अखबार द डेली टेलीग्राफ, फाइनेंशियल रिव्यू, द ऑस्ट्रेलियन, द सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड, द कैनबेरा टाइम्स, द हेराल्ड सन, द एज का पहला पन्ना इस तरह से छपा। कोई खबर नहीं थी, पन्ना खाली तो नहीं था, लेकिन इस तरह से छापा गया जैसे लिखी हुई खबरों को किसी ने स्याही से पोत दिया हो। पहले पन्ने पर ही कोने में एक लाल रंग का स्टैंप लगा है जिस पर सीक्रेट लिखा है और किनारे पर लिखा है नॉट फॉर रिलीज।
जारी करने के लायक नहीं। इसलिए अखबारों ने बताया कि हर अखबार की एक दूसरे से प्रतियोगिता है, लेकिन उन्होंने यह कदम ऑस्ट्रेलिया के नागरिकों के जानने के अधिकार की रक्षा के लिए उठाए हैं। किसी भी देश में मीडिया का स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है, वरना सत्ता में बैठे लोग सनक जाते हैं। विदेशी कंपनियों के साथ लैंड डील हो रही है, जनता की जासूसी हो रही है, लेकिन जब पत्रकार इसकी खबरें लिखता है तो छापे पड़ते हैं, गिरफ्तारियां होती हैं और मुकदमों में घसीटकर उसके करियर को बर्बाद कर दिया जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया के पत्रकार बता रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के अखबारों का कहना था कि अगर फ्री प्रेस नहीं होता तो बैंक में हुए घोटाले और बुजुर्गों के केयर सेक्टर में धांधली की खबरें कभी बाहर नहीं आ पाती। इस अभियान का गहरा असर भी हुआ। ऑस्ट्रेलिया की फेडरल पुलिस को कहना पड़ा कि वह पत्रकारों के छापे के मामले में सतर्कता बरतेगी। 2019 में ऑस्ट्रेलिया की फेडरल पुलिस ने न्यूज कोर के राजनीतिक पत्रकार अनिका स्मिथर्स्ट के यहां छापा मारा। एबीसी के सिडनी मुख्यालय में भी छापे पड़े। अटॉर्नी जनरल क्रिश्चियन पोर्टर को आदेश देना पड़ा कि बगैर उनकी अनुमति के किसी पत्रकार के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। वे किसी पत्रकार पर मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं देना चाहेंगे। यह जनहित में जरूरी है। Okay, well, freedom of the press is an essential for any democracy, and Australia's always been pretty good with it, but of recent times we've had a lot of instances where the media is being suppressed, whistleblowers are being suppressed, and the good thing about it is that most of the media in Australia have got together, as you can see here, and been on TV and written to the government and had meetings and demanded that the freedom of the press be maintained, or freedom of opinion as well. So it's an important issue. And it hasn't really been a major issue in Australia, but it's become one now. ऑस्ट्रेलिया के मीडिया संस्थानों ने एक वेबसाइट भी बनाई है, yourrighttoknow.com.au। इस पर लिखा है, when government keeps the truth from you, what are they covering up? अगर सरकार आपसे सच छुपा रही है तो छुपा क्या रही है? एक छापे को लेकर ऑस्ट्रेलिया के सारे छोटे बड़े अखबार और न्यूज चैनल एक साथ आ गए। ऑस्ट्रेलियन बिजनेस रिव्यू ने लिखा कि यू हैव ए राइट टू बी सस्पिशियस एंड कंसर्न, यानी संदेह करना और चिंतित होना आपका अधिकार है। राष्ट्रीय सुरक्षा और सीक्रेट के नाम पर वर्षों से सरकारें, अदालतें और संस्थाएं अपनी अपनी दीवारें ऊंची करती जा रही हैं, कानून बना रही हैं ताकि मीडिया को मुकदमे में फंसाकर आपको बताने से रोका जा सके। 2001 से ऑस्ट्रेलिया में 75 ऐसे कानून बने हैं जिनके कारण पता चलना मुश्किल हो गया है कि देश में चल क्या रहा है। पत्रकारों को देश का दुश्मन बनाकर पेश करना एक नया चलन शुरू हुआ है। आपको लगातार व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के रिश्तेदार मैसेज भेजते होंगे कि फला फला पत्रकार देश का दुश्मन है। जर्नलिस्ट आर नॉट द एनिमी, पत्रकार दुश्मन नहीं है। इसी नाम से 16 अगस्त 2018 को अमेरिका के 300 से अधिक अखबारों ने एक बड़ा अभियान चलाया। उस दिन 300 से अधिक अखबारों ने संपादकीय छापा कि कैसे प्रेस की स्वतंत्रता प्रभावित हो रही है। इस अभियान का नेतृत्व 146 साल पुराने अखबार द बोस्टन ग्लोब ने किया। बोस्टन ग्लोब ने अपनी वेबसाइट पर उन सभी संपादकीयों को छापा। ऐसा बहुत कम होता है जब एक अखबार 300 से अधिक दूसरे अखबारों के संपादकीय को अपने यहां जगह दे, यह बताने के लिए कि कैसे राष्ट्रपति ट्रंप मीडिया की स्वतंत्रता पर हमला कर रहे हैं। ट्रंप अक्सर मीडिया को फेक न्यूज कहते रहे, पत्रकारों को जनता का शत्रु कहते रहे, जबकि पत्रकार शत्रु नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने संपादकीय में 1964 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया कि सार्वजनिक बहस खुले मन से होनी चाहिए। कई बार सरकार और सरकारी अधिकारियों पर जमकर हमले होने चाहिए, भले ही वो किसी को अच्छा ना लगे। न्यूज मीडिया की आलोचना ठीक है, कुछ गलत छपा हो तो उसकी आलोचना ठीक है। न्यूज रिपोर्टर और संपादक इंसान हैं, उनसे गलतियां हो सकती हैं, उन्हें ठीक करना हमारे पेशे का अहम हिस्सा है। लेकिन जो सत्य पसंद नहीं है उसे फेक न्यूज कहना लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का यह उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि आपसे एक सवाल पूछना है। जब भारत में पत्रकारों पर मुकदमे होते रहे, संगीन धाराओं में जेल में बंद कर दिया गया, उनके फोन की जासूसी हुई, छापे पड़े, तब क्या आपने ऐसा कुछ सोचा कि आपका क्या होगा? इस वक्त जब ज्यादातर पत्रकार चुप हैं और सरकार के साथ हैं,
या ऐसे तर्क खोज रहे हैं जिससे सरकार को सही बता सकें। फिर भी कुछ पत्रकार हैं जो बोल रहे हैं। अजीत अंजुम, आरफा खानम शेरवानी, दीपल त्रिवेदी, राणा अयूब, रोहिणी सिंह, अवधेश अकोदिया, अभिसार शर्मा, मोहम्मद जुबैर, श्याम मीरा सिंह, पुण्य प्रसून वाजपेयी, सुप्रिया शर्मा, कई पत्रकारों ने भारत समाचार और दैनिक भास्कर समूह के दफ्तरों में पड़े छापे का विरोध किया है। कहा है कि इन छापों के खिलाफ खड़े होने का वक्त है। भास्कर को दूसरी लहर के दौरान खबर करने की कीमत चुकानी पड़ी है और भारत समाचार को भी, जो यूपी में योगी सरकार से सवाल पूछ रहा था। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने भी ट्वीट किया है कि जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर स्वतंत्र मीडिया को जिस तरह से डराया धमकाया जा रहा है, उसे लेकर क्लब काफी चिंतित है। सवाल सिर्फ छापे का नहीं है, पत्रकारों के फोन की जासूसी का भी है, उन पर किए जा रहे मुकदमों का भी है, मारने पीटने का भी है, सरकार से सवाल करने वालों को फर्जी सबूतों के जरिए संगीन आरोपों में फंसाकर जेल में बंद कर देने का भी है। अगर आप इसे व्यापक संदर्भ में देखेंगे तो आज भारत में पत्रकारिता की स्थिति कहीं ज्यादा बदतर नजर आएगी। प्रेस की आजादी के मामले में भारत का रैंक लगातार गिरता जा रहा है। मीडिया नहीं होगा देश में तो ये लोकतंत्र सही ढंग से नहीं चल सकता। आज प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक बैठक हुई। संपादकों की संस्था, एडिटर्स गिल्ड, प्रेस एसोसिएशन, दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, वर्किंग न्यूज कैमरामैन एसोसिएशन, इंडियन विमेन प्रेस कोर दिल्ली और तमाम अन्य संगठनों की बैठक में फैसला लिया गया कि पत्रकारों, जजों और विपक्ष के नेताओं के फोन की जासूसी के मामले में क्या करना है। सवाल है कि जब फ्रांस के राष्ट्रपति ने जांच के आदेश दिए हैं तब भारत क्यों पीछे हट रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने जांच के आदेश इसलिए दिए हैं कि फ्रांस के नागरिकों के फोन की जासूसी हुई है, तो फिर भारत सरकार क्यों चुप है। लेकिन पत्रकारों के यहां पहुंचने से पहले ही दैनिक भास्कर और भारत समाचार के दफ्तरों और संपादकों के घर पर छापे पड़ने की खबरें फैल चुकी थीं। कुछ दिनों से दैनिक भास्कर जिस तरह से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सरकार नाखुश है, उत्तर प्रदेश सरकार नाखुश है, योगी जी नाखुश है, अमित जी नाखुश है, मोदी जी नाखुश है, तो अब आयकर विभाग एक तरह से आपका हथियार बन गया। उसके ऊपर हमें मालूम है क्योंकि ओम गौर जी ने सबके सामने कहा कि ठीक है, जागरण को आपने विज्ञापन दीजिए, हमें विज्ञापन देना बंद कर दिया। अब आयकर विभाग का छप्पा लग गया। तो क्या हमारे देश का जो आयकर विभाग है ये एक सरकार के लिए एक हथियार है कि जो भी सरकार का कोई आलोचना करेगा, टिप्पणी करेगा, उनके साथ एक बदला लेने का मनसा है सरकार का। मैं समझता हूँ ये अत्यंत दुख की बात है क्योंकि कुछ दिन पहले आपने देखा किस तरह से दैनिक भास्कर ने 20 पत्रकार को 17 जिला में एकदम उत्तर प्रदेश का प्रयागराज से शुरू करके बिहार के गया और गंगा का किनारा, गंगा का तट में कैसे शव गंगा के ऊपर लोग, इसके ऊपर इन्होंने रिपोर्टिंग किया। और यही उनका दोष है कि जो सच्चाई है यही रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जागरण जी को विज्ञापन मिल रहे हैं और मोदी जी क्या कहते हैं, योगी जी के साथ जो साक्षात कर रहे हैं, पढ़ के सुनिए। सर एक और बात, कितने आसान सवाल उठाया। आपको याद है अक्षय कुमार जी मोदी जी से सवाल उठाया कि आम कैसे खाते हैं, आम काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं, या क्या पत्रकार का यही काम है इस तरह से सवाल उठाना। ये सरकार कोरोना सेकेंड वेव के बाद बौखला गई है। जिस तरह भास्कर ने 50-60 रिपोर्टरों को सारे गांवों में जो रिपोर्टिंग करवाई, गंगा किनारे गांवों में यूपी में, और जो रिपोर्टिंग उनकी हुई है और उस रिपोर्टिंग की जो दुनिया में जो सराहना हुई है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने भास्कर का इंटरव्यू किया, उससे ये लोग बिल्कुल हिल गए हैं। और भारत समाचार भी खुल के रिपोर्टिंग कर रहा है और ये पेगासस भी उसमें जुड़ गया है उस मामले में। और अब यूपी में इलेक्शन है तो जाहिर है यूपी में इनको बहुत खतरा नज़र आ रहा है, तो ये बिल्कुल डराया जा रहा है और ये डराने धमकाने वाली बात हो रही है। मेरे ख्याल अब ये होगा नहीं। अब ये भास्कर और ये भारत समाचार इनको चुप नहीं करा सकते। मैंने सुना है कि भारत समाचार के जब रेड हो रही थी तो उन्हीं के कैमरामैन उस रेड को भी फिल्म करके दिखा रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है, मीडिया अगर बिना डरे अगर काम कर रही है अपना। पुलित्जर पुरस्कार पाने वाले पत्रकार दानिश सिद्दीकी की तालिबान के हाथों हत्या को लेकर प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं कहा, सांत्वना के भी नहीं।
कोरोना की दूसरी लहर के दौरान दैनिक भास्कर ने गहलोत सरकार की खूब आलोचना की और राज्य सरकार के दावों से अलग रिपोर्टिंग की। आज भी जयपुर भास्कर में ऐसी खबर छपी है जो राजस्थान सरकार के खिलाफ समझी जा सकती है, लेकिन यह खबर राजस्थान की जनता के हक में है। इसके बाद भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भास्कर समूह के दफ्तरों में पड़े छापों का विरोध किया है और ट्वीट किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आज का छापा मीडिया को डराने का प्रयास है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इन छापों की निंदा की है। थ्रू दैनिक भास्कर वी कंडेम दैट द एट्रोसिटीज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू सम एजेंसीज टू दैनिक भास्कर ग्रुप। मैंने इसको कंडेम कर रहा है और दैनिक भास्कर का हर पत्रकार का साथ हमारा सॉलिडारिटी है। आप लड़ते हैं, आप लड़ते जाओ, पूरा देश आपका साथ है। हम मीडिया के भी सॉलिडारिटी। आई सैल्यूट टू माय मीडिया, आई सैल्यूट टू माय जुडिशियरी, आई सैल्यूट टू माय ऑफिसर्स ऑल्सो। इवन ऑफिसर्स आर ऑल्सो स्केयर्ड टू टॉक, इवन दे कैनॉट पिक अप द फोन। नेवर हैपेंड दिस सिचुएशन, इवन नॉट इवन इन द इमरजेंसी टाइम। इट इज मोर देन सुपर इमरजेंसी। मुमकिन है इन छापों को सही ठहराने के लिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले रिश्तेदार 50 बातें फैला चुके हों, लेकिन आप खुद से एक सवाल कीजिए कि आपके जानने वालों में जो ऑक्सीजन की कमी से मर गए, क्या उन्होंने मरने का नाटक किया था ताकि विदेशों में सरकार बदनाम हो जाए? क्या उसकी रिपोर्टिंग की इस तरह कीमत चुकानी पड़ेगी? आज संसद में भी विपक्ष के सांसदों ने जासूसी और छापों को लेकर सवाल उठाए हैं। इस तरह का बर्ताव, आचरण हमने हाल के वर्षों में तो नहीं देखा था। उसने आपको क्या किया? कुछ सत्य से परिचय कराया, और वो सत्य क्या थे? आपके आंकड़े जो आप चादर उड़ा रहे थे, उसने चादर हटा दिया। अब उनके यहाँ ईडी आईटी भेज दी। क्या लोग नहीं समझ रहे हैं? बेवकूफ हैं कि शव वाहिनी गंगा की तस्वीरें और खबरें आई, आपने उनके ऑफिस और ठिकानों पर भेज दिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि देश में आक्रोश बढ़ता जा रहा है, ये ज्वालामुखी में तब्दील हो जाएगा, इन्हें समझना होगा। ये क्रोनोलॉजी समझने की जरूरत है, और देश की जनता इस सरकार की क्रोनोलॉजी अच्छी तरीके से समझ गई है कि जब इनसे कोई सवाल पूछता है तब उसके दरवाजे पर इनकम टैक्स और ईडी या सीबीआई के लोगों को भेज दिया जाता है। दैनिक भास्कर और भारत समाचार ने एक्सपोज किया कि किस तरीके से कोरोना काल में लोगों को ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से, बुनियादी सुविधाएं ना उपलब्ध होने की वजह से कितने लोगों की जानें गई, और आज उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। यानी कि जो देश के अंदर लोकतंत्र को बचाने के कुछ स्तंभ मीडिया के अंदर बचे थे, उन बचे कुचे स्तंभों को भी जो है ध्वस्त कर दो। ये सरकार क्या मैसेज क्या देना, संकेत क्या देना चाहती है? संकेत ये देना चाहती है कि अगर सरकार को आप एक्सपोज करोगे, देश की जनता की बात करोगे, सरकार को एक्सपोज करोगे, तो आपके दरवाजे पे भी ईडी और इनकम टैक्स दरवाजा खटखटा सकती है। कभी कभी ऐसा वक्त आता है, 75 में भी आया था इस देश में, जिसने सच कहा उसको या तो जेल जाना पड़ा, और मीडिया वालों ने कहा तो मीडिया वाले भी उनको परेशान होना पड़ा। भारत समाचार है उत्तर प्रदेश में, उसने एक एक चीज़ सही दिखाई कोरोना को लेकर। मौतें मौके पे जाके उनके लोगों ने दिखाई, गंगा जी में लाशें और तैर रही थी वो भी दिखाई। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के एक माननीय जज को ये टिप्पणी करनी पड़ी कि किसी चैनल ने दिखाई है, पता नहीं उनके खिलाफ मुकदमा कायम हुआ कि नहीं। एक सटायर था, लेकिन आज मुकदमा तो नहीं, लेकिन रेड हो गया। उसके दफ्तर पर भी हुआ ब्रजेश, उनके घर पर भी हुआ। उनका स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह है, बहुत सही और स्ट्रेट बात करता है, उनके ऊपर भी रेड हुआ। तो ये बहुत ही दुखद है। ये लोकतंत्र, ये एक तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पर पूरा कुठाराघात है। आदमी डर जाए, कोई बोल ही नहीं सके। On one side, they are tapping the phones of journalists, judges, opposition leaders. On the other side, they are blackmailing the media persons by through IT raid, income tax raid. You also affected, your TV also affected earlier times. Those who are coming with brave sense, those who are doing justice for the independent journalism, they are getting this type of things by this government. आप पाठक और दर्शक अगर छापे और मुकदमे की इन खबरों को देखकर बहुत डर गए हैं, तो एक बात बताता हूं,
अखबार पढ़ना छोड़ दीजिए, न्यूज चैनल देखना बंद कर दीजिए। जब ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा है तो ऑक्सीजन भी लेना छोड़ दीजिए। दैनिक भास्कर से सैकड़ों संवाददाता और संपादक आज ट्वीट करते रहे कि मैं स्वतंत्र हूं क्योंकि मैं भास्कर हूं, भास्कर में चलेगी पाठकों की मर्जी। किसानों का आंदोलन 21वीं सदी के भारत का पहला ऐसा आंदोलन है जो मीडिया के कवरेज पर जिंदा नहीं है। इस आंदोलन ने शुरुआत में ही साफ कर दिया कि वे गोदी मीडिया के भरोसे सड़कों पर नहीं आए हैं। अब किसानों को संसद लगाने की अनुमति दी गई है, वो भी जंतर मंतर पर। याद कीजिए, वे दिल्ली ना आ सके इसलिए दिल्ली की सीमा पर कीलें लगा दी गई थीं। आज दिल्ली की सीमा से 200 किसान मार्च कर जंतर मंतर पहुंचे हैं। संसद के माध्यम से सरकार को सख्त संदेश देना चाहिए। संसद भवन के नजदीक ही जंतर मंतर की सड़क पर गुरुवार को खुले आसमान के नीचे किसानों की संसद चलती रही। देश की संसद की तरह न यहां एसी था, न चाक चौबंद सुरक्षा, लेकिन शाम 5 बजे तक किसान यहां पूरे अनुशासन के साथ डटे रहे। पूरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। राकेश टिकैत दिल्ली पुलिस के लोगों से बात कर रहे हैं। लेकिन सिंघू बॉर्डर से जंतर मंतर तक पहुंचने का सफर किसानों के लिए आसान नहीं था। 200 किसान संयुक्त किसान मोर्चा से मिले पहचान पत्र के साथ सुबह 9 बजे निकले, लेकिन रास्ते में दिल्ली पुलिस ने उन्हें सुरक्षा जांच के लिए लगभग 1 घंटे रोक लिया। इससे किसान नाराज दिखे क्योंकि वो 11 बजे संसद के समय तक जंतर मंतर पहुंचना चाहते थे। पहुंचते पहुंचते उन्हें 12:30 बज गए। दिल्ली पुलिस अपनी सुरक्षा में किसानों को लेकर जंतर मंतर पहुंची। पुलिस की वजह से डिले हुआ है। हमारे को इतना लंबा 2.5 घंटे में घुमा के लाए, पर कोई बात नहीं, हमें आदत है इन सब चीज़ों की, डिले की आदत है। फिर भी किसान में धीरज होता है, हम अपनी बात कह के जाएंगे। किसानों ने दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक अपनी संसद के 3 सत्र चलाए, जिनमें 50 किसानों ने अपनी बात रखी। हर स्पीकर को बोलने के लिए 4 मिनट का वक्त दिया गया। सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चले, इसके लिए बाकायदा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर भी बनाए गए। हम यहाँ से अपने कानून पास करेंगे, वो सरकार को भेजेंगे, ये हम करेंगे। किसान संसद में महिलाओं की भी भागीदारी रही। पिछले 7 महीनों से किसानों के बीच टीकरी बॉर्डर पर रह रही पंजाबी अभिनेत्री सोनिया मान ने भी अपनी बात रखी। क्योंकि पिछली बार इन्होंने हमारे साथ बहुत गंदा व्यवहार किया था, जबकि हम पिछली बार भी पीसफुल आना चाहते थे। बट इस बार मुझे था कि चाहे कुछ भी हो, मैं अपना नाम पहली लिस्ट में लिखाऊंगी। दोपहर को जब खाने का वक्त हुआ तो किसानों ने सड़क पर ही गुरु का लंगर लगा लिया। अभी ये लंच का समय हो गया है, तो ये देखिए भोजन के लिए, लंगर के लिए सारे जो किसान हैं ये यहाँ पर बैठ गए हैं। ये काला कानून वापस नहीं होएगा। अरे भूखा मरने के नालों तो संघर्ष करके मर जाएंगे तो कोई बात नहीं, भूखा भी तो मर ही जाएंगे ना। आज मीडिया के सामने हमने फार्मर जो पार्लियामेंट है वो लगाई है, इसके माध्यम से बताना चाहते हैं कि कानूनों में काला क्या, आन के देखे, बैठ के देख ले। शाम 5 बजते ही जिस अनुशासन के साथ किसान आए थे, उसी अनुशासन के साथ पुलिस सुरक्षा में वापस सिंघू बॉर्डर लौट गए। किसान संसद का पहला दिन शांतिपूर्ण निकल गया है। दिल्ली पुलिस काफी राहत की सांस ले रही है। किसान संगठनों को पता है कि राष्ट्रीय पटल पर अगर किसान आंदोलन को जिंदा रखना और बड़ा करना है और हाईलाइट करना है, तो पूरे संसद सत्र ऐसे ही शांतिपूर्ण तरीके से जंतर मंतर पर अपना किसान संसद करना होगा।
लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी एक्सरसाइज से भी सरकार पिघलती नज़र नहीं आ रही है और बातचीत के लिए सरकार आगे आएगी ऐसा भी होता नज़र नहीं आ रहा है। जंतर मंतर में सहयोगी शरद शर्मा, आजम सिद्दीकी और मनु नैयर के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।